नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी की सैर पर, मुर्शिदाबाद। ये जगह सिर्फ बंगाल की नहीं, बल्कि पूरे भारत की ऐतिहासिक धरोहरों में गिनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफ़र मुर्शिदाबाद की गलियों, किलों और कहानियों के साथ। मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक ऐतिहासिक ज़िला है। 8वीं शताब्दी में ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजधानी हुआ करती थी। इसे नवाब मुर्शिद कुली खान ने बसाया था, जिनके नाम पर इसका नाम मुर्शिदाबाद पड़ा। यहाँ मुगलों, नवाबों और अंग्रेज़ों की कहानियों के निशान आज भी मौजूद हैं। हज़ारदुआरी पैलेस मुर्शिदाबाद की शान, हज़ारदुआरी महल, जिसका मतलब है हज़ार दरवाज़ों वाला। इसमें 1000 में से 900 दरवाजे असली और नकली हैं। अंदर एक म्यूजियम है जिसमें नवाबों के हथियार, पोशाकें और बहुमूल्य वस्तुएं रखी गई हैं। कटरा मस्जिद 8वीं शताब्दी में बनी यह मस्जिद नवाब मुर्शिद कुली खान द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ उनकी कब्र भी स्थित है। निम का हरामदेग, नवाब सिराजुद्दौला की कहानी। यहीं पास में है प्लासी का मैदान, जहाँ बुरसवत की लड़ाई में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अपने शासन की नींव रखी थी। ठहर जहानकोशा तोप सरटन वजनी यह विशाल तोप आज भी लोगों को चकित कर देती है। इसे दारा शिकोह के ज़माने में बनाया गया था। खुशबाग नवाबों का समाधि स्थल, यहाँ सिराजुद्दौला और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की कब्रें मौजूद हैं। शेक्स मोतीझील पैलेस, पानी के बीच बने इस महल को पर्ल लेक पैलेस भी कहा जाता है। यहाँ मुर्शिदाबाद की घोड़ा गाड़ी की सवारी एक बेहद मज़ेदार और यादगार अनुभव है। जब आप मुर्शिदाबाद जैसे ऐतिहासिक शहर में हों, तो घोड़ा गाड़ी की सैर आपको बीते ज़माने की शाही दुनिया में ले जाती है। शहर मुर्शिदाबाद की घोड़ा गाड़ी आजकल के तेज़ वाहनों की भीड़ में घोड़ा गाड़ी की धीमी रफ्तार आप फोटो के लिए परफेक्ट। घोड़ा गाड़ी में बैठकर फोटो और इंस्टाग्राम लाइव पल बन सकता है। कुछ टिप्स: सवारी से पहले रेट तय कर लें। मोल भाव करना आम बात है। गर्मी के समय दोपहर में सवारी से बचें। सुबह या शाम बेहतर समय होता है। एक गाड़ी में आमतौर पर थोड़े लोग आराम से बैठ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बेहद खास और ऐतिहासिक सफ़र में, मुर्शिदाबाद की धरती पर, जो भारत के गौरवशाली अतीत की गवाह रही है। ये सिर्फ एक टू नहीं है, बल्कि एक टाइम ट्रैवल है, जहाँ हर ईंट, हर दरवाज़ा और हर किला आपको बीते ज़माने की कहानियाँ सुनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मुर्शिदाबाद की यात्रा, एक ऐसी जगह जहाँ नवाबों का रुतबा, अंग्रेज़ों की चालें और इतिहास की गहराइयाँ आज भी जिंदा हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है मुर्शिदाबाद की सबसे मशहूर इमारत से। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस स्थापत्य और धरोहर। मुर्शिदाबाद आज भी अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे हजारदुआरी पैलेस, कटरा मस्जिद, मोतीझील पैलेस, जहानकोशा तोप, खुशबाग। इन इमारतों में मुगल, नवाबी और यूरोपीय वास्तुकला की झलक है। सैब वर्तमान में मुर्शिदाबाद। आज मुर्शिदाबाद एक शांत ऐतिहासिक शहर है, जहां पर्यटक भारत के समृद्ध अतीत को देखने आते हैं। ये जगह इतिहास प्रेमियों, वास्तुकला प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग है। चलो हम शुरू करें मुर्शिदाबाद की अली गली और रास्तों से, जहां हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है। हर गली में एक दास्तान छुपी है और हर दीवार पर वक्त की छाप है। ये कोई आम शहर नहीं, ये वो धरती है जहां बंगाल के नवाबों का रुतबा गूंजता था, जहां कटरा मस्जिद की मीनारें आसमान से बातें करती है और हजारदुआरी महल आज भी शाही ठाट बाट की गवाही देता है। यहाँ की तंग गलियों में आज भी हवाओं में इत्र और इतिहास की खुशबू मिलती है। कभी आप चलते चलते एक पुरानी हवेली के सामने पहुंच जाते हैं, या तो कभी किसी बुजुर्ग से सिराजुद्दौला की कोई भूली बिसरी कहानी सुनने को मिल जाती है। इन गलियों में सिर्फ पत्थर और ईंट नहीं, यहाँ हर दीवार के पास एक किस्सा है, कभी नवाबों की शान का, कभी अंग्रेजों की चाल का, तो कभी आम लोगों की जिंदगी और संघर्ष का। अब हम पहुंच रहे हैं, अभी हम आ गए हैं अंगिया, जफरागंज में। ये मुर्शिदाबाद का वो इलाका है जहाँ इतिहास शांत खड़ा है, लेकिन उसकी आहटें आज भी सुनाई देती हैं। जफरागंज मुर्शिदाबाद के नवाब मीर जाफर से जुड़ा हुआ स्थान है। यहीं स्थित है जफरागंज कब्रिस्तान, जिसे नवाबों का आरामगाह भी कहा जाता है। यहाँ मीर जाफर, उनकी बेगमें, उनके बच्चे और कई अन्य राज परिवार के सदस्य दफन हैं। चारों तरफ शांत वातावरण, ऊंचे पेड़ और पुरानी दीवारें, जैसे वक्त थम गया हो। मीर जाफर, जिसे इतिहास ने गद्दार का तमगा दिया, उसी की याद
यहाँ इन कब्रों में छुपी हुई है। कहते हैं जब उसने प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया तो उसी दिन भारत की तकदीर भी बदल गई थी। आज ज़फ़रागंज कोई हंगामेदार जगह नहीं है, लेकिन जो इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए ये एक गंभीर सोचने वाला पड़ाव है। यहाँ आकर एक बात ज़रूर महसूस होती है, शक्ति, सत्ता और साजिश के खेल में जो नाम इतिहास में अमर होता है वो हमेशा महान नहीं होता, कभी-कभी बदनाम भी होता है। মির্জাফর তার পারিবারিককে নিয়ে পুরো 11 হুমায়ুন যা ছিলেন মির্জাফরের পঞ্চম বংশধর, ইনি বানিয়েছিলেন হাজারদুয়ারি তালিম। যে হাজারদুয়ারি আসলটা ছিল নদীর গর্ভে ধ্বংস হয়ে গেছে। পরে সিরাজ মৌলানা 80 বছর পর ইনি আবার নকলটা এটা দ্বিতীয়টা হচ্ছে হুমায়ুন যার বাবা, এনার নাম হচ্ছে ওয়ালাজা। নবাবী 3 বছর করেছেন 1821 থেকে 24। 3 নম্বর কবর যেটা আছে হুমায়ুন যার কাকা, নাম আছে আলিজা। উনি কিন্তু 11 বছর নবাবী করেছেন 1810 থেকে 21। হাজারদুয়ারির সামনে যে সাদা বাড়িটা দেখেছেন তো, ওটাকে ইমাম বাড়ি বলা হয়। মহরমের 10 দিন খোলা থাকে আর বাদ বাকি দিনটা বন্ধ থাকে। ইনি বানিয়েছিলেন, এনার নাম আছে নবাব নাজিম ফ্রাদুনজা। প্রথমটা আপনাদেরকে দেখালাম হুমায়ুনজা, তার ছেলে এটা ফ্রাদুনজা নাম আছে, হুমায়ুনজার ছেলে। মির্জাফরের 5টা ছেলে ছিল, সব থেকে বড় ছেলে ছিল মিরন, যার কবর পাবেন আপনারা বিহারে রাজমহলে কবর দেওয়া আছে। আর মিডিল লাইনে 4টে ছেলের কবর। এটা কিন্তু মুবারক দাউলা, আশরাফ দাউলা, সাইফুদ্দৌলা, নাজেমুদ্দৌলা, একটার পর একটা কবরগুলো মির্জাফরের, এগুলো ছেলে আছে, আর একটার বিহারে আছে রাজমহলে। এই কবরটা হচ্ছে মির্জাফরের, সামনে সাদা কবরটা। চলে আসুন সামনে, চলে আসুন। এটা মির্জাফরের কবর, সামনে সাদা কবরটা মির্জাফরের। ওদেরকে ডাকেন, ওদেরকে ডাকেন। কি বলছি? এটা মির্জাফরের পাশে দুটো কাকা আছে, ওনার নাম নজফ খান, এর নাম নজফি খান, মাঝখানে সাদা জাফর। এটাই মির্জাফরের কবর আছে, আসেন। এটা মির্জাফরের বাবা, নাম আছে সৈয়দ আহমদ হুসেন নাজাফি। এরা কিন্তু এখানকার লোক ছিলেন না, নজফ দেশের ছিলেন বলে টাইটেলটা নাজাফি। মির্জাফর মুর্শিদাবাদে 3টে বিয়ে করেছিলেন। প্রথম শাহ খানম এই ঘেরার মধ্যে, যান দেখে আসুন, সামনে থেকে দেখে আসুন। দেখেন, ওদিকে দেখেন। গাছের গুড়ায় দুটো ছোট কবরগুলো আছে না, এগুলো পায়রার আছে, একটা পান্নালাল, দ্বিতীয়টা হীরালাল। আজ থেকে 300 বছর আগে কোনো মোবাইল ডাক পিয়ন ছিল না, তখনকার দিনে এরাই চিঠি নিয়ে আসা যাওয়া করতেন। আর এদিকটাই সব যত কবরগুলো দেখতে পাচ্ছেন সবই মির্জাফরের বংশধরদের কবর আছে। বংশধর বা আত্মীয় স্বজন? আত্মীয় স্বজন ওই একই হলো, বংশধর আত্মীয় স্বজন। এই যে ঘিরার ভেতরে যত আছে এগুলো হচ্ছে সব মহিলাদের কবর, আর যত খোলা কবরগুলো দেখতে পাচ্ছেন সব পুরুষদের। এই যে ঘেরার ভেতরে, ঘেরার ভেতর গুলো মহিলাদের। বংশধর, এনার নাম কিন্তু নাসির আলী মির্জা। কবরটা কিন্তু পুরনো ছিল, পরে আবার এসে নতুন করে এনা বংশধর বাঁধি দিয়ে গেছেন। নাসির আলী মির্জা নাম আছে, 1876 সালে লোকটা মারা গেছিলেন, পরে এনার বংশধর এসে আবার নতুন করে বাঁধি দিয়ে গেছেন। তখনকার দিনে ব্রিটিশ সরকারকে 90 লক্ষ টাকা মুন্নি বেগম দান করেছিলেন। যেরকম একটা স্কুল পাবেন আর একটা মসজিদ, এনারই টাকার ইন্টারেস্টে স্কুল মসজিদটা এখনো চলে। যাবার সময় বলবেন গাড়িওয়ালাকে ওই স্কুল মসজিদটা দেখিয়ে দিবে। এটাই মুন্নি বেগমের কবর। ভেতরে যত কবরগুলো সবই কিন্তু মহিলাদের কবর। চলে আসুন, হয়ে গেছে ওই দিয়ে কিছু না ভাই, না তুমি দেখে আসেন। এমনি করলে গাড়ির পয়সাটা দিয়ে যান। ঘেরাওয়ের ভেতরের গুলো মহিলাদের, আর বাইরের গুলো চাকু মডেল পেন। এখান থেকে লেখা হবে, এটা স্টাইলিশ চাকু পেন আছে।
বাইরে কিনবেন বই কি বেশি দাম। লাগবে? বই, আপনার ছবি, guide পেন, করলাম। গাইড বুক, খুচরো অ্যালবাম, দিবেন, হ্যাঁ ভাই, খুচরো হাজারদুয়ারি পেন আছে, বই আছে, ছবি আছে। फिर हम लोग निकल गए दूसरी मंजिल देखने के लिए। रास्ते में धूप छांव के खेल के बीच चलती थी हमारी यात्रा, कभी तंग गलियों से तो कभी खुले मैदानों से गुजरते हुए। अब हमारी मंजिल है मोटी झील या फिर कोई और ऐतिहासिक पड़ाव, जहां मुर्शिदाबाद की एक और परत हमारे सामने खुलने वाली थी। हर मोड़ पर कुछ नया, हर इमारत में छिपा कोई पुराना जमाना। चलते चलते हम सोचते जा रहे थे कि ये शहर सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि इन हवाओं, इन रास्तों और इन चुप दीवारों में आज भी जिंदा है। कभी कभी कोई बच्चा खेलते हुए पुराने तोप की ओर इशारा करता, तो कभी बुजुर्ग कहते थे, अरे यही वो जगह है जहां सिराजुद्दौला आखिरी बार दिखे थे। तो चलिए दोस्तों, अब आप भी हमारे साथ आए, देखते हैं मुर्शिदाबाद की अगली मंजिल, चाहे वो हो मोती झील का महल या खुशबाग का सन्नाटा या फिर जहानकुशा तोप की गरजती यादें। বাড়িটা তাদের ভেতরে বাড়ি। এই বাড়ির গেটে দেখুন লেখা আছে প্রবেশ নিষেধ করে লেখা আছে। মির্জাপুরে পারিবারিক ব্যবসা একটা ফ্যামিলি আছে, বাড়িতে দখল করে একটা বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এইখানে কি কথা আছে? এটা মির্জা হেরে যাওয়ার পর সে ধর্মতলা ঘাটে ধরা পড়েছিল, সেখান থেকে ধরে নিয়ে তাকে এই বাড়িতে বন্দি করে মারা হয়। মির্জাপুরে ব্যবসায়ীর নম্বর তুলবেন এই বিভিন্ন হাতে अभी हम पहुंच गए महंत भगवान दास आश्रम। शहर के कोलाहल से थोड़ा अलग, हरियाली और सादगी के बीच बसा ये आश्रम मुर्शिदाबाद की रूहानी विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। यहाँ कदम रखते ही मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, मानो आत्मा को सुकून का ठिकाना मिल गया हो। चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और वो सादे लेकिन मजबूत स्तंभ जो वर्षों से श्रद्धा और साधना को संभाले हुए हैं। महंत भगवान दास एक संत, एक समाजसेवी और एक मार्गदर्शक थे। उनका यह आश्रम सिर्फ पूजा पाठ का स्थान नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक केंद्र है जहां लोग ध्यान, सेवा और साधना के लिए आते हैं। यहाँ आपको मिलती है सादगी की खूबसूरती, ना दिखावा ना शोर, बस सच्ची भक्ति और एकांत में परमात्मा से मिलने की अनुभूति। आज जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो सामने आती हैं पुरानी लकड़ी की गाड़ियाँ, जिनका इस्तेमाल या तो संतों के सफ़र में होता था या फिर शायद नवाबों या ब्रिटिश जमाने में संदेश ले जाने में। फिर एक कमरा है जिसके अंदर रखे हैं पुरानी तलवारें, बंदूकें जिन पर जंग लग चुका है, कमान और तीर, और कुछ पुराने धातु के डाल और भाले जो बताते हैं कि ये जगह सिर्फ साधना का नहीं, कभी संरक्षण और संघर्ष का भी केंद्र रही है। कमरे की दीवारों पर टंगी है कुछ पुरानी तस्वीरें, जिनमें महंत भगवान दास या उनके पूर्वज शायद किसी समारोह या युद्धकालीन दृश्य में दिख रहे हों। ऐसा लगता है कि यह आश्रम कभी सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि एक गुप्त शरण स्थली भी रहा होगा, जहां धार्मिक ज्ञान के साथ साथ सामरिक शक्ति भी संजोकर रखी गई थी। ऐसा लगता है कि यह आश्रम कभी सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि एक गुप्त शरण स्थली भी रहा होगा, जहां धार्मिक ज्ञान के साथ साथ सामरिक शक्ति भी संजोकर रखी गई थी। इस जगह की एक अनकही कहानी है, शायद अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन या नवाबी दरबार से जुड़ी कोई गुप्त रणनीति। हो सकता है इन अस्त्रों का इस्तेमाल किसी छुपे संग्राम या क्रांतिकारी योजना में हुआ हो, ताकि शांत मंदिर और भक्ति और अंदर छुपा हुआ एक शौर्य गाथा का संग्रहालय। ये विरोधाभास ही महंत भगवान दास आश्रम को इतना अनोखा और रहस्यमय बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप मुर्शिदाबाद आए तो सिर्फ नवाबी महल नहीं, इस आश्रम के उन कमरों में भी जरूर झांकिए, जहां इतिहास आज भी अपने अस्त्र शस्त्र संभाले बैठा है। आश्रम का एक और कमरा हमें ले गया अतीत की रसोई में, जहां चूल्हे की राख भले ही ठंडी हो गई हो, लेकिन वहां रखे बर्तन, मिट्टी के घड़े, कांसे की थालियां और लोहे की कढ़ाई आज भी उस जमाने की सादगी और परंपरा की गवाही दे रहे हैं। ये सब देखने के बाद फिर हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। मन अब भी आश्रम की उन गलियों में अटका था, जहां रसोई की महक, अस्त्रों की गूंज और भक्ति की गहराई एक साथ बसती है।
रास्ते की हरियाली को निहारते हुए चल पड़े हैं कटगोला बागान की ओर। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, ऊंचे ऊंचे पेड़, सड़क किनारे झूलती बेलें और हवा में मिट्टी और पत्तों की मिली जुली सुगंध। सड़क उतनी चौड़ी नहीं, लेकिन दोनों ओर फैले पुराने घर और झरोखे जैसे किसी पुराने चित्र की फ्रेम बनाते हैं। हवा धीरे धीरे चेहरे को छूती है। कभी कोई साइकिल वाला गुजरता है घंटी बजाते हुए, और कभी बुजुर्ग दिखते हैं जो कहते हैं कटगोला सीधा चले जाएगा, बहुत पुराना बाग है वो। कैमरा धीरे धीरे पेड़ों के बीच से झांकती कटगोला हवेली की पहली झलक दिखाता है। तो जैसे जैसे हम पास पहुंचते हैं, कटगोला बागान की सफेद हवेली दूर से ही एक राजा की याद दिलाती है। इतनी शांति, इतना सादापन, लेकिन फिर भी नवाबी ठाठ का एहसास। कटगोला बागान की सैर के बाद अब हम खड़े हैं इसके गेट के ठीक सामने, और नाश्ते की खुशबू हमें खींच लाई है। सामने एक छोटा सा ठेला जिस पर गर्मा-गर्म कलिया पूरी और आलू की सब्जी तैयार हो रही है। तेल में तैरती पूरियां और कढ़ाई में पकती मसालेदार सब्जी की महक। भूख अब और कंट्रोल नहीं हो रही। प्लेट में ढेर सारी पूरियां, ऊपर से डाला गया खास बंगाल स्टाइल कलिया जिसमें मसाले, आलू और हल्की सी मिठास का कमाल तालमेल है। इतिहास तो हमने देख लिया, अब मुर्शिदाबाद का स्वाद चखने का वक्त है। पहला निवाला लेते ही मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वाह। नन ज्यादा तीखा, नन फीका, बस एकदम देसी स्वाद जो सीधे दिल और पेट दोनों को खुश कर दे। पास में बैठे दुकानदार बोले, बाबू ये रेसिपी तो हमारी दादी से चली आ रही है। और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए गरम गरम पूरी और डाल दी। कैमरा प्लेट, भाप उठती सब्जी और पीछे हवेली की झलक दिखाता है। इतिहास की गोद में बैठकर अगर कलिया पूरी मिल जाए तो समझो यात्रा पूरी सफल है। तो दोस्तों पेट पूजा के बाद अब हम फिर निकलते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। अगली मंजिल क्या होगी? अभी हम कटगोला बागान के अंदर आ चुके हैं और अब पेड़ों की हरी भरी दुनिया में घुस गए हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ऊंचे ऊंचे आम और कटहल के पेड़ जिनकी शाखें जैसे आपस में गले मिल रही हो। नीचे पत्तियां, हल्की सी धूप और ऊपर से आती पक्षी होता है जहां सब कुछ। अब हम पहुंचे हैं कटगोला बागान के उस हिस्से में। हाँ, चिड़िया खाना गेट के पास एक खास चीज ने हमारा ध्यान खींचा। पुराने पेड़ों की छांव में एक छोटा सा मंदिर जैसा ढांचा और उसके अंदर विराजमान है मनसा माता की प्रतिमा। मनसा माता जो नागों की देवी मानी जाती है। गांव देहात और बंगाल के कई हिस्सों में इनकी बड़ी श्रद्धा है। अब हम कटगोला बागान के अंदर और अंदर घुस आए हैं और सामने खुल गई एक बिल्कुल अलग ही दुनिया चारों तरफ से सुनाई दे रही है। कबूतरों की गूंज और मछलियों के पानी में तैरने की हल्की सी छन छन। कैमरा एक पिंजरे और तालाब की तरफ घूमता है। पेड़ों की टहनियों पर बैठे हैं ये तोते, मैना, कबूतर, बगुले कुछ चुपचाप चाय बैठे हैं तो कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पक्षी भी इस हवेली के पुराने बाशिंदे हों, जिन्हें इंसानों की तरह सब कुछ याद है। नवाबों की आवाजें, मेहमानों की चहल पहल और हवेली में बजी पुरानी शहनाइयां। एक तरफ दिखा एक छोटा सा तालाब जिसमें रंग बिरंगी मछलियां गोते लगा रही है। पानी साफ है और मछलियां जैसे खेल रही हों। थोड़ी दूर पर कबूतरों का झुंड बैठा है जैसे किसी सभा में शामिल हो। हर पक्षी की अपनी आवाज है, हर दिशा से आती एक नई धुन है। ये जगह न सिर्फ देखने की है बल्कि सुनने और महसूस करने की भी है। कैमरा एक बच्चा दिखाता है जो खुशी से चिड़ियों को देख रहा है। बैकग्राउंड में धीमा पक्षियों का कोरस चलता है। तो दोस्तों, कटगोला बागान में सिर्फ इतिहास और हवेली ही नहीं, प्रकृति का एक छोटा सा स्वर्ग भी छुपा है जहां चिड़ियां गाती हैं, मछलियां नाचती हैं और हवाओं में भी एक अलग सुकून खुला है। क्या हम कटगोला से बाहर निकलकर अगली मंजिल की ओर बढ़ें? चलिए, अब हम कटगोला बागान से बाहर निकले ही हैं और सामने का नजारा देखकर कुछ पल के लिए हम वहीं ठहर गए। सैकड़ों कबूतर कुछ जमीन पर दाना चुग रहे हैं, कुछ दीवारों और छतों पर बैठे हैं और कुछ तो उड़ते हुए आकाश में गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। एक कबूतर जमीन से उड़ता है, फिर पूरा झुंड उड़ान भरता है। हवा में परों की फड़फड़ाहट है जैसे वक्त के पन्ने उड़ रहे हो। हर कबूतर जैसे एक संदेशवाहक हो जो पुराने समय से कोई खबर लेकर आया हो।
जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कबूतर उड़ते हैं और फिर वापस बैठ जाते हैं जैसे कह रहे हो तुम जाओ हम यहीं के हैं, देखेंगे देखेंगे। पास खड़े एक बुजुर्ग बोले, ये कबूतर बहुत सालों से यहीं है बाबू, हर सुबह इनको दाना देने वाले लोग आज भी आते हैं। ये हवेली के पुराने साथी हैं। इतिहास, हरियाली और अब ये कबूतर। कठगोला बागान की ये यात्रा सिर्फ एक जगह की सैर नहीं बल्कि एक अनुभव है। कठगोला बागान से बाहर निकल रहे थे कि एक बुजुर्ग गाइड मिल गए, गेरुए कुर्ते में, हाथ में छड़ी और आंखों में अनुभव की चमक। बाबू ऐसे ही चले जाओगे? असली कठगोला तो अभी सुना ही नहीं। हमने रुककर कहा, चलिए सुनाइए। कैमरा ने मुस्कुरा करता है, कई और घूमता है। গাইড শুরু করতে हैं নিয়ম है। দেখবি আনন্দ দিয়ে নিজেদের ক্যাপচারে রেখে এরা জগৎসের সঙ্গে প্যাক হয়ে নিজেদের বিজনেস প্রবিদ্যালয়ে চালিয়ে গেছে। প্রেজেন্ট দেখুন, সে সময় রাজাও নেই, নবাবও নেই, হীরাবাই, মতিবাই, ফৌজিবাই, বাঙ্গিয়ার কেউ নেই। 1965-এ সমস্ত দর্শনীয় জিনিসগুলো প্রেজেন্ট মালিক পক্ষরা উঠিয়ে নিয়ে চলে যান কলকাতা ভবানীপুর এলগিন রোড। ফলে জায়গাটা ওপেন। সে সময়ে বলা হতো নাচমহল, প্রেজেন্টে বলা হয় ফাঁকা মহল। প্রেজেন্ট বাইজির অভিনয়ে যারা রয়েছেন, প্রেজেন্ট পদ্মা খান্না কেউ নাচেন না। আপনারা যারা নাচমহল দেখবো ভাবছেন, জৈন মন্দির দেখে 10 মিনিট পয়পথ দিয়ে আসবেন, আসার সময় নাচমহলে এসে নাচমহল দেখে নেবেন, ছবি টবি তুলবার ইচ্ছে রইলে তুলে নেবেন। লাস্ট কথাটাকে মাইন্ড করবেন না, কারণ এই বাড়িটা পেটের মালিক এখন যারা জীবিত আছে ওদের বুঝতে বাঁচতে বুঝতে থাকবার বাড়ি। জৈনদের দুটো সম্প্রদায়, দিগম্বর শীতম্বর। এরা হচ্ছে শীতম্বর জৈন, এদের গুরুদেবরা আছেন সাদা বস্ত্র পরে। যারা দিগম্বর জৈন ওদের গুরুদেব আছেন পুরো উলঙ্গ, যাদের ন্যাংটো সাধু বলা হয়। আমাদের সকলের মাথার উপর একটা গাছ রয়েছে, অনেকে আমজাম কাঁঠাল গাছ করে, চাপা ফুলের গাছ, উপরে কিছু ফুল ফুটে রয়েছে। এই গাছটার বয়স 150 বছরও বেশি। গাছটার নাম শ্বেতচাপা। গাছের পুরোটা পুরোপুরি ফাঁপা। এর ভেতরে আমার মতো 5 জন লোক প্রবেশ করে উঠতে পারবে। গাছের আসল কাণ্ডটা নেই, অনেক আগে ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে। এর ভেতর পানি প্রবেশ করে মূল কাঠগুলো পচে শেষ হয়ে গেছে। অবশেষ 3টে পাট হয়ে গাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছিল। একটা পাট 20 বছর আগে পড়ে গেছে, তবুও জীবিত রয়েছে। শ্বেত চাপা ফুলের গাছ। এই মন্দিরটাকে বলা হয় কাঠগোলা বাগান পরেশনাথ মন্দির। এর ভেতরে রয়েছে আদিনাথ পরেশনাথ মহাবীরের মূর্তি। এর ভেতরটা প্রবেশ করে দেখতে হলে আপনাদের প্রত্যেকের গেটের সামনে বাইরে গিয়ে জুতো খুলে ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। মন্দিরের ভেতরে কোনো ছবি তোলা যাবে না। মন্দিরের বাইরে থেকে মন্দির পুরো বাগান বাড়ি যেখানে পছন্দ ছবি তুলতে পারবে। মন্দির দেখা হয়ে গেলে সামনে কি পুকুর রয়েছে, সেখানে মাছের স্ট্যাচু দেখে নিয়ে এসেছি। এখানে বড় বড় রুই কাতলা মাছ দেখবেন। যাওয়ার পথে উপরে গোল্ডফিশগুলো দেখবেন। রুই পাতা দেখতে পাবেন। ফটো তোল, তোমার ফোনটা আমি ধরে আর মাছ দিচ্ছি, খাবার দিচ্ছি, মাছ তো আগে নিচেই লাগবে না। আর কিছু মারবে আমাদের
যাতে নাই ওই পারে গেছে ওই পারে গেছে আবার বললে মানে দেখতে এই মাছ একটা আমাদের অধিক ধরা ছিল আমাদের দুটো নেই উড়োজাহাজ মাছ এটা উড়োজাহাজ মাছ হেলিকপ্টার হ্যাঁ হেলিকপ্টার মাছ পাগলা ছেলে উঠে দাঁড় করাবে তোকে मूर्ति एकदम थोड़ी ওইখানে নাটক এই হচ্ছে নবাবগঞ্জের গেট বলা হয়। আপনি নবাব বা কোনো ভিআইপি লোকজন যাওয়া আসা করতো তখন ওপরে নবাবগঞ্জে বাসি বাজিয়ে সালাম জানানো হতো। এটাকে বলা হয় প্রণামী গেট। চলো ঠিক আগুন নিয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়া গাড়ি আছে আর ঘোরা ঘোরা আছে মোবাইল ফোন প্রত্যেকের সুইচ অফ